हिंदुस्तान अखबार मंगलवार 2 जून 2026। विभूति नारायण राय का लेख है, विवाह संस्था पर बना रहे विश्वास। मानव इतिहास की सबसे दीर्घजीवी और सभी धर्मों में पवित्रम मानी जाने वाली संस्था विवाह काफ़ी हद तक जुआ बन गई है। हमारे देश में अधिकांश विवाह माता पिता या परिजन तय करते हैं और इनमें होने वाले पति पत्नी की भूमिका न्यूनतम होती है। इसलिए उनके सफल या असफल होने की जिम्मेदारी से वे कुछ हद तक बच सकते हैं, पर यह अब बाकी उन संबंधों के बारे में भी प्रासंगिक हो गया है जो किसी लड़की व लड़के के मध्य उपजे प्रेम और लंबी या छोटी कोर्टशिप का परिणाम होते हैं। भोपाल में शोबिज से जुड़ी ट्विशा शर्मा की हत्या। आत्महत्या की हालिया वारदात के चलते भारतीय विवाह संस्था से जुड़ी यौनिकता एक विषाक्त रिश्ते को भी प्राणपण से बचाने के मध्यवर्गीय कामना का दाम्पत्य में परिजनों की दखलंदाजी या वंश बेली की वृद्धि में स्त्री की मुख्य जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर गंभीर विमर्श शुरू हो गया है। हमारे देश में हर साल सैकड़ों की तादाद में प्रताड़ित होने वाली महिलाओं की तरह ही ट्विशा शर्मा की मृत्यु की प्रकथा भी लिखी गई है। अनगिनत अन्य मामलों की तरह इसमें भी हत्या और आत्महत्या के बीच बारीक सी विभाजन रेखा है। एक डेटिंग ऐप पर मिले समर्थ सिंह और ट्विशा शर्मा को दिसंबर 2025 में शादी हुई। पेशे से वकील समर्थ एक अवकाश प्राप्त जिला जज का पुत्र है और ट्विशा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। विवाह के सिर्फ 5 महीने बाद 12 मई सन 2026 को ट्विशा शर्मा अपनी ससुराल में एक फंदे से लटकी पाई गई। उसकी मृत्यु को ससुराली आत्महत्या और मायके वाले हत्या साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ट्विशा के परिवार वालों ने पति और सास पर दहेज, प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए उकसाने को आरोप लगाए थे। जैसी कि आशंका थी, ट्विशा के परिजन थाने व पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे और एक ताकतवर परिवार के खिलाफ 3 दिन बाद 15 मई को FIR लिखा सके। उसमें भी पुलिस ने उनकी जुबानी नहीं, अपनी मनमर्जी की रिपोर्ट दर्ज की। रिटायर्ड जज सास चंद घंटों में जमानत पर रिहाई पा गई और आरोपी पति को भागने का पूरा अवसर दिया गया। मृतका का एक भाई भारतीय सेना में मेजर है। उसकी भागदौड़ से रिटायर्ड सैनिक कर्मियों की संगठन सक्रिय हुआ। साथ में राष्ट्रीय व सोशल मीडिया ने कई दिनों तक इस मामले को गर्म रखा। तब जाकर पीड़ित परिवार की मांग के अनुरूप दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। सास की जमानत रद्द हो सकी। विवेचना CBI को सौंप दी गई और फरार पति को दूसरे जिले में समर्पण करना पड़ा। उपरोक्त विवरण सिर्फ याददाश्त के लिए है। मुख्य मुद्दे तो उन संदर्भों से जुड़े हैं जिनका जिक्र भारत में विवाह नामक संस्था के सिलसिले में किया गया है। एक काल्पनिक पहली अक्सर बुझाई जाती है, किस बेटी को देखकर माँ बाप को कम दुख होता है, तलाक लेकर उनके पास लौट आने वाली या ससुराल से अर्थी पर लेटकर शमशान घाट जाने वाली। ट्विशा शर्मा ने अपनी मां से ससुराल में हो रही प्रताड़ना और पति की उपेक्षा का जिक्र किया था और हर बार उसे यही सलाह दी गई थी कि उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाकर उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। 1-2 बार वह अपने माता पिता के घर गई थी तो उसे समझा बुझाकर वापस उसी विषाक्त रिश्ते में भेज दिया गया। ट्विशा के पिता ने एक न्यूज़ चैनल पर बड़ी सहज सी स्वीकृति की कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तरह उनकी भी कामना थी कि बेटी अपने ससुराल में एडजस्ट करके रहे। ट्विशा शर्मा और उसकी मां के बीच व्हाट्सएप संदेशों का आदान प्रदान होता रहा, जिनमें समर्थ की नशे की आदत और गुस्सैल मिजाज का उल्लेख खूब हुआ।
और उत्तर में सलाह दी जाती रही कि उसे धैर्य के साथ ससुरालियों का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर संदेश में भी माँ से आकर इस नर्क से निकाल कर ले जाने की अपील की गई थी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ और अंत में माँ बाप जब तक आए ट्विशा को सफ़ेद चादर में लपेटकर पोस्टमार्टम सेंटर पहुंचाया जा चुका था। ट्विशा और समर्थ की 1.5-2 साल की कोर्टशिप विवाह व आत्महत्या की दुखांत गाथा आधुनिकता और पारंपरिकता के बीच चलने वाले उस संघर्ष को रेखांकित करती है जो भारतीय परिवारों में अदृश्य रूप से मौजूद रहता है। ट्विशा की सास एक अवकाश प्राप्त जिला जज और बाहरी आवरण में आधुनिक महिला है। वह अपने बेटे के स्वयं चयनित अंतर्जातीय जीवन साथी के घर में स्वीकार करती है, पर इस बात से दुखी है कि उसे मंत्र नहीं याद या वह बिना पति व सास की इजाज़त के घर से बाहर चली जाती है। समर्थ को शिकायत है कि ट्विशा मोबाइल पर अपनी मां से बहुत बात करती है। यौनिक शुचिता के तहत मां बेटे को संदेह है कि ट्विशा के पेट में पलने वाले बच्चे का पिता कोई और है, पर गिरीवाला सिंह को वंशवेली की भी चिंता है, इसलिए वह ट्विशा की गर्भ गिराने की जिद का विरोध करती हैं। समर्थ के परिजन ट्विशा पर और ट्विशा की मां वापस समर्थ पर ड्रग्स लेने की आरोप लगाते हैं। किसके आरोप सही हैं, इस सच्चाई को जाने बिना यह तो कहा ही जा सकता है कि उनका दाम्पत्य एक विषैले रिश्ते में तब्दील हो चुका था और यदि इसे समय रहते समाप्त कर दिया जाता तो दोनों परिवार उस यात्रा से बच ही सकते थे जिससे वे आज गुजर रहे हैं। ट्विशा को गाथा के एक अपराध कथा के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। अपराध शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह समझना जरूरी है, महत्वपूर्ण हो सकता है कि कैसे ताकतवर लोग के सामने पुलिस और न्यायपालिका असहाय हो जाती है, पर इससे ज़्यादा यह एक गंभीर समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय हो सकता है। इस अध्ययन में भारतीय समाज में यौनिकता की अवधारणा, विवाह संस्था की अनुलग्नता और पितृ सत्तात्मकता पर बात होनी चाहिए। उन कारणों को भी पड़ताल होनी चाहिए जिनमें एक स्त्री किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को बचाए रखने का बोझ अपने कंधों पर लिए तिल जीती या मरती है। इस अध्ययन से शायद हमारे सांसदों को ऐसे संबंधों को बिना व्यय और समय साध्य कानूनी पचड़ों के समाप्त करने में सहायक कानून बनाने की सुध आए। अगला लेख है नेपाल में नए दावे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने अपने देश की संसद में कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनसे वहां एक नया विवाद शुरू हो गया है। नेपाली संसद के मौजूदा सत्र में अपनी पहली उपस्थिति बालेन्द्र शाह ने भारत के साथ सीमा विवाद का जिक्र विवाद स्पष्ट ढंग से किया है। उनके बयान के दो पहलू हैं। पहला, शाह के अनुसार लिपुलेख दर्रे का विवाद कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जा सकता है और इसके लिए उनकी सरकार ने ब्रिटेन और चीन से संपर्क किया। नेपाली प्रधानमंत्री का यह तर्क चिंताजनक है कि चूंकि यह विवाद ब्रिटिश भारत काल से चला आ रहा है, इसलिए समाधान में ब्रिटेन की भागीदारी आवश्यक है। यह तो और भी असुविधाजनक है कि वह भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं। पड़ोसी प्रधानमंत्री की यह इच्छा कूटनीति के लिहाज से नेपाल को अनुकूल लग सकती है। दरअसल भारत के कुछ अन्य पड़ोसी भी हैं जो किसी विदेश ताकत के साथ भारत के मिलकर भारत के विरोध का लाभ उठाते रहे हैं। दक्षिण एशिया को जिस मकसद से टुकड़ों में बांटा गया था, वह मकसद हमारा एक पड़ोसी देश पूरा करता दिखाना चाहता है, तो आश्चर्य की बात नहीं है। पड़ोसी प्रधानमंत्री ताज़ा टिप्पणी का दूसरा पहलू तो और भी सनसनीखेज है।
उन्होंने अपनी संसद में दावा किया कि नेपाल ने कई जगह भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण कर रखा है। क्षेत्रीय अतिक्रमण एक तरफा नहीं है। वह आश्चर्य जताते हैं कि उन्हें भी प्रधानमंत्री बनाने के बाद यह बात पता चली। हालांकि उनकी यह दलील स्वागत योग्य है। दोनों देशों के तथ्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना चाहिए और विवाद सुलझाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उनकी ताज़ा टिप्पणी का खुद नेपाल में विरोध शुरू हो गया है। वहाँ की विपक्षी पार्टी चाहती हैं कि उनके प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। नेपाल में ही पारेंद्र शाह से सबूतों की मांग हो रही है। वाकई यह जानना जरूरी है कि उन्होंने यह दावा क्यों और कैसे किया। क्या यह दावा नेपाल की ताकत दिखाने के लिए है या इस दावे का मतलब सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत पर दबाव बनाना है। यह बिल्कुल नए तरीके का विवाद है जिस पर नेपाल में सरगर्मी तेज हो गई है। बहरहाल भारत की प्रतिक्रिया सावधानी से भरी है और विवाद बढ़ाने की किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष कोशिश से बचना ही सबसे अच्छी रणनीति है। नेपाल नए बदलावों से गुजर रहा है। उसके लिए यही बेहतर है कि वह अपने बुनियादी विकास पर ज़्यादा ध्यान दे। भारत के साथ विवाद खड़ा करने की कोई भी कोशिश नेपाल की मुश्किलों को कम नहीं करेगी। दुर्भाग्य से भारत विरोध या भारत से खटास की राजनीति नेपाल के अनेक नेता करते रहे हैं। लिपू लेख, कालापानी व लिम्पियाधुरा को नेपाल की सीमा में दिखाने की कोशिश होती रही है। अब समझ आ गया है कि जब दोनों देशों में सन 1816 में हुई सुगौली संधि की प्रावधानों से आगे बढ़ना चाहिए। सीमा विवाद का स्थायी समाधान करना दोनों ही देशों के हित में है। इसके लिए एक ठोस कार्य और समय योजना बना देने का समय आ गया है। दोनों देश एक दूसरे के स्वाभाविक सहोदर हैं। दोनों को समग्रता में अपने संबंधों का सम्मान करते हुए भविष्य की चिंता करनी चाहिए। नेपाल के लिए भारत का और भारत के लिए नेपाल का प्रेम सदियों पुराना है। इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा करने का अपनी विरासत के विरुद्ध जाना होगा। अगला लेख है कांग्रेस जनों की कालाबाजियाँ। अखिल भारतीय रूप में जब आज कांग्रेस जनों में फूट पड़ चुकी है तब प्रांतों या राज्यों में उसको पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य यदि है तो यही है कि कांग्रेस जनों की उखाड़ पछाड़ सेवा के लिए नहीं, जो उनकी परंपरा रही है, बल्कि सत्य के लिए है। देश हित के आदर्श को सामने रखकर जो काम सामने आए उसको अपने भरसक अच्छाई के साथ निभाना आज कांग्रेस जन भूल बैठे हैं। लड़ाई बड़ाई से नहीं बल्कि अपने ही साथियों से खुद सत्ता या सुविधा पाने अथवा अपना स्वार्थ साधन करने के लिए है। इसलिए हर एक दूसरे को उखाड़ने की चेष्टा करते हुए बुराई के नाश का दावा करता है, किंतु वास्तविक उद्देश्य बुराई का नाश नहीं बल्कि बुराई करने की सुविधा खुद पाकर उसको स्वयं उपयोग करना होता है। ऐसे कांग्रेस जनों की कलाबाजियों से सामान्य लोगों पर असर पड़ने लगा है। जो दूसरे पर आक्षेप करता है वह अपने गिरेबान में हाथ डालकर नहीं दिखता। अच्छे की जब बुरा या भ्रष्टाचारी की घोषित किया जाए तो सर्वसामान्य की श्रद्धा पर आघात लगकर यह धारणा वृद्ध मूल होना स्वाभाविक है कि सभी एक ही थैले के चिट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस जनों की आपसी उखाड़ पछाड़ का आज यही परिणाम हो रहा है और जीतने वाले के पक्ष को भी आज कुछ ही हीन दृष्टि से देखा जाने लगा है। यह स्पष्ट है। पंजाब में कांग्रेस जनों की जो कलाबाजियाँ आजकल चल रही हैं वह भी उपयुक्त प्रकार की ही हैं और उनके कारण वहाँ के कांग्रेस जनों की प्रतिष्ठा पूर्वत होगी। इसमें हमें बहुत संदेह है। कांग्रेस जनों के दो दल बन गए हैं। एक के हाथ में शासन है तो दूसरे के हाथ में संगठन। शासनारूढ़ पक्ष के नेता डॉक्टर
गोपी चंद भार्गव प्रांत के पुराने सेवक हैं तथा रचनात्मक कार्य एक एवं सरलता के लिए विख्यात रहे हैं। सरदार प्रताप सिंह कैरो और श्री भीमसेन सच्चर अपेक्षाकृत नए व्यक्ति हैं, किंतु इनके हाथ में शासन होता है। उसकी खामियां या गलतियां निकालना आसान होता है, वैसे ही जैसे मकान बनाने के से उसे गिराना सरल है। इसलिए भार्गव दल के खिलाफ निरंतर प्रचार करके इन्होंने संगठन में अपना जोर बढ़ा लिया है। एक मनोवैज्ञानिक बात यह भी है कि सत्ता प्राप्त व्यक्ति या वर्ग सत्ता विहीन की उपेक्षा करने लगता है। कुछ तो सत्ता के मद में और कुछ इस भय से कि कहीं वह हमें सत्ता से हटाने में समर्थ न हो जाए। श्याम नारायण लाल का लेख है, देश के खिलाफ लड़ाई में रहा दिखाता जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कहानी लंबे समय तक आतंकवाद, सीमा पार से प्रायोजित हिंसा और राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में लिखी जाती रही है। हालांकि गोलियों और बारूदी धमाकों की आवाज़ों के बीच एक ऐसे खतरे की आहट को अक्सर अनसुना कर दिया गया जो खामोशी से समाज को भीतर से कमज़ोर कर रहा था। यह खतरा घरों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तक पहुंचकर अब युवाओं के सपनों को अपनी गिरफ्त में ले लेता और धीरे धीरे परिवारों की खुशियां, समाज की नैतिक शक्ति और भविष्य की संभावनाओं को छीन कर देता है। वर्ष 2021 में जम्मू कश्मीर में करीब 145 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10.25 करोड़ रुपए थी। तस्करी कर लाया गया मादक पदार्थ यहाँ से देश के अन्य हिस्सों में भी पहुँचाता है। सुरक्षा से जुड़े लोग बताते हैं कि जहाँ भारत के अन्य हिस्सों में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री व्यावसायिक मॉडल पर की जाती है, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए इसकी आपूर्ति निःशुल्क की जाती है। इसका अर्थ है कि अन्य मामलों में मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त धन अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित उत्पादों और तस्करों तक वापस पहुंचता है, जबकि जम्मू कश्मीर के मामले में बिक्री से प्राप्त धन राशि भारत के अन्य हिस्सों में वापस आकर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने में निवेश की जाती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसी गंभीरता को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल स्वास्थ्य या सामाजिक चिंता का विषय नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी, सामाजिक स्थिरता और भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसी पृष्ठभूमि में 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान सिर्फ एक प्रशासनिक पहल नहीं था, बल्कि नशे के विरुद्ध प्रदेश की जनशक्ति को संगठित करने वाला एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का उद्घोष भी था। बीते 11 अप्रैल को जम्मू में पद यात्रा के शुभारंभ के बाद जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में इसमें अभूतपूर्व जन भागीदारी देखने को मिली है। यह संकेत है कि समाज ने नशे के खतरे को गंभीरता से समझा और उसके विरुद्ध एकजुट होकर खड़े होने को संकल्प लिया। अभियान के पहले 50 दिनों के आंकड़े उल्लेखनीय हैं। 1000 से अधिक ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी, 341 किलोग्राम मादक पदार्थों की बरामदगी, 923 प्राथमिकी PIT NDPS के तहत 55 गिरफ्तारियां, 89 संपत्तियों की कुर्की, 668 ड्राइविंग लाइसेंसों का निरस्तीकरण और 124 पासपोर्ट जब्त करने की सिफारिश। ये आंकड़े केवल प्रशासनिक सक्रियता का प्रमाण नहीं है, ये उस व्यापक दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं जिसमें अपराध की जड़ों और उसकी आर्थिक संरचना पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। इस अभियान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए उन नेटवर्क को भी तोड़ना होगा जो नशे की तस्करी, अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। नार्को टेररिज्म
की अवधारणा को इस जन चर्चा का विषय बना दिया है। इसने लोगों को यह समझाने में सहायता दी है कि नशा सिर्फ व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं, बल्कि कई बार आतंकवाद, संगठित अपराध व सामाजिक अस्थिरता को पोषित करने वाली एक व्यापक चुनौती भी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया था। जम्मू कश्मीर में चल रहा अभियान उसी व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि का एक प्रभावशाली उदाहरण बनकर उभरा है। इसमें भारत के अन्य राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख निहित है। नशीले पदार्थों का संकट अब किसी एक प्रदेश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह महानगरों से लेकर देश सीमावर्ती जिलों तक फैल चुका है। इस पृष्ठभूमि में जम्मू कश्मीर का अनुभव बताता है कि नशे के विरुद्ध संघर्ष को केवल स्वास्थ्य, पुलिसिंग या सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए बहुआयामी रणनीति आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा, कानून, पुनर्वास और जन भागीदारी भी समान रूप से शामिल हो। जय कृष्णमूर्ति का लेख है मन ही मूल समस्या। ऐसा क्यों होता है कि हम जो कुछ भी छूते हैं वह समस्या में परिवर्तित हो जाता है? हमने ईश्वर को एक समस्या बना दिया है, हमने प्रेम को एक समस्या बना दिया है, हमने संबंध को जीने को एक समस्या बना दिया है और हमने काम वृत्ति को भी एक समस्या बना दिया है। क्यों? हम खुद को समस्याओं से भरे जीवन को समर्पित कर देते हैं, उनका अंत क्यों नहीं करते? हम अपनी समस्याओं को दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष ढोते रहते हैं। काम वृत्ति निसंदेह एक प्रासंगिक प्रश्न है, परंतु मूलभूत प्रश्न यह है कि क्यों हम जीवन की समस्या बना लेते हैं। धंधा, धन का उपार्जन, काम वृत्ति, भावना, अनुभव, जीवन का यह समस्त व्यापार, यह सब एक समस्या क्यों है? क्या यह इसलिए नहीं है कि हम सदा एक खास दृष्टिकोण से, एक बंदे बनाए दृष्टिकोण से सोचा करते हैं? अपने सोच विचार में हम सदा केंद्र की परिधि की ओर जाते हैं, लेकिन हमसे अनेक के लिए परिधि ही केंद्र बन जाती है। अतः जिस वस्तु का हम स्पर्श करते हैं वही सतही हो जाती है। जीवन सतही नहीं है, उसकी मांग तो समग्रता में जीने की है। चूँकि हम केवल सतही ढंग से जीते हैं, इसलिए केवल सतही प्रतिक्रिया जानते हैं। परिधि पर रहकर हम जो चाहें, जो कुछ करें, उससे समस्या ही पैदा होती है और यही हमारा जीवन है। हम सतही पर स्तर पर जीते हैं और उसकी तमाम समस्याओं के साथ जीकर संतोष कर लिया करते हैं। जब तक हम सतही स्तर पर परिधि पर जीते हैं, समस्याओं का अस्तित्व बना रहता है और यही परिधि क्या है? यह है कि मैं और उसके संवेदन, उसकी उत्तेजनाएं। इस मैं को हम एक बाहर रुख दे सकते हैं या फिर व्यक्तिनिष्ठ बना सकते हैं, जिसका हम सृष्टि के साथ, राष्ट्र के साथ अथवा मन की बनाई हुई किसी दूसरी चीज़ के साथ तादात्म्य कर सकते हैं। जब तक हम मन के दायरे में रहते हैं, जटिलताएं बनी रहेंगी, समस्याएं बनी रहेंगी। यही है जो हम जानते हैं। मन संवेदन है, मन संचित उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं का नतीजा है और जिस किसी चीज़ को भी वह छू लेगा, वह चीज़ पीड़ा या अंतहीन समस्या ही पैदा करेगी। मन की हमारी समस्याओं का वास्तविक कारण है। मन चेतन व अचेतन स्तर पर रात दिन यंत्रवत कार्य कर रहा है। मन एक अत्यंत सतही चीज़ है और इसी मन का संवर्धन करने में, इसे चालक बनाने में, अधिकाधिक मूर्त और दुष्ट बनाने में हमने पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी जिंदगी बिता डाली। यह सब हमारे जीवन की हर एक गतिविधि से जाहिर होता है। मन स्वभाव से ही कपटी तथा कुटिल है, तथ्यों का मुकाबला करने में असमर्थ है और यही समस्याओं की जड़ है। यही तो है मूल समस्या। सारे लेख आज के कंप्लीट हो गए हैं।